यस मैम। तो हमने कल पढ़ा था मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, उसके पहले हिस्ट्री सारी पढ़ ली थी, न्यूज एजेंसी हमने पढ़ ली थी। लास्ट जो है हमने ये पढ़ा था भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी मीडिया संगठन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसमें है पहला प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, हमने पढ़ा था कल कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका जो है काम क्या होते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज में इस पे जो है न्यूज कंटेंट दिया जाता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसके अलावा 14 अलग भाषा। ठीक है, जैसे जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, वो किसी भी तरह की पॉलिसी बनाने जाती है या उसका अनाउंसमेंट करना होता है, तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन पीआईबी के पास दी जाती है और फिर वो पीआईबी क्या करती है, प्रेस रिलीज बना करके सभी मीडिया हाउस शेयर करती है। वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो जिनको भी अगर देना है, जिनका वहां रजिस्ट्रेशन होता है, तो पीआईबी सबको शेयर करती है। इसके बाद है नेक्स्ट पब्लिकेशन डिवीजन। पब्लिकेशन डिवीजन क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी महत्वपूर्ण विभाग है जो कि बेसिकली जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, देश की संस्कृति, सोसाइटी कह सकते हैं, आर्ट है, कल्चर है, ठीक है, और जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, ठीक है, उस पे बुक और जर्नल लिखना और प्रकाशित करना, बेसिकली ये है पब्लिकेशन डिवीजन का काम। ठीक है, बुक्स एंड जर्नल हाईलाइटिंग सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज। और जिस तरीके का भी, चाहे हिस्टोरिकल कल्चर आप बात करें या रिलीजियस कल्चर की आप बात करें, उन सब चीज को हाईलाइट करने वाले जितने भी बुक्स होंगे, जर्नल्स होंगे, उनको पब्लिश करना इसका क्या काम है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इसके मुख्य काम क्या आते हैं? प्राइमरी वर्क फर्स्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसीज हैं, ठीक है, आर्ट और कल्चर से संबंधित, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, या प्रेजेंट करने के लिए, तो उससे संबंधित जो भी उनकी योजनाएं हैं उसके बारे में पूरा रिसर्च करना, उस पर किताबें लिखना। फिर जो है जो रूरल डेवलपमेंट की चीजें हैं, ठीक है, या रूरल जो मतलब कुछ चीजें होती है ना कि उस पर्टिकुलर एरिया की नेटिव प्लेस की कोई चीज होती है, जैसे कि अब कजरी की बात करें, ठीक है, तो कजरी जो पूर्वी यूपी है या बिहार का क्षेत्र है, वहाँ का एक जो है वो नेटिव सॉन्ग है जो कि महिलाएं गाती थी पुराने टाइम में। जो है कोई फेस्टिवल आता था तो जो तैयारी कर रही होती थी आपस में बात कर रही है, तो वो गाना गाती थी, तो वो कहते, तो इस तरीके की जो चीजें हैं इसको हाईलाइट करना, इससे संबंधित अगर कोई रिसर्च हो रही है तो, ठीक है, या प्रमोट करना कि मतलब पूरे कंट्री में सबको पता चले कि इस पर्टिकुलर प्लेस का कोई ऐसी जो आर्ट है, इस तरीके का कोई संगीत का फॉर्म है जो कि जो है रिकॉग्नाइज्ड है, उसको सबके सामने लेकर के आना। ठीक है, उसके बाद से वही भारतीय कला संस्कृति, ठीक है, को हाईलाइट करना। फिर जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनसे संबंधित अगर कोई किताब है या उनके घर या से संबंधित या उनके जीवन से संबंधित कोई कहानियां हैं, उसको सबके सामने लाना जिससे कि मोटिवेट हो लोग। ठीक है, फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी लाइफ स्टोरीज, उनकी बायोग्राफी पे जो है पब्लिकेशन कराना, ये सारा इस पे इसका काम होता है। इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे नेशनल नॉलेज जो रिपोजिटरी होती है, जो राष्ट्रीय ज्ञान भंडार कहेंगे उसको, ठीक है, उसको इनहेंस करने में, उसको रिच बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है इसका। और जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, उनको सहेज करके रखना जिससे कि वो एक से दूसरे, जैसे अब तो पहले तो नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इंस्टा पे अगर आप सर्च करेंगे या फेसबुक पे भी होगा शायद, मैंने इंस्टा पे देखा है, तो जो आकाशवाणी है, ठीक है, तो उसके आर्काइव से चीजें दिखाई डालती हैं, मतलब वो जो रिकॉर्डिंग हुई रहेगी वो 1960 की रिकॉर्डिंग है, 58 की रिकॉर्डिंग है,
और उसको जो है वो आकाशवाणी के आर्काइव से लेकर के उसके क्लिप बना करके और उस पे वो पोस्ट करते रहते हैं उनके ऑफिशियल जो पेज है उस पे, ठीक है। और एक प्रोग्राम भी आता है आकाशवाणी का, पता नहीं, बहुत पहले सुना था, शायद जिस संडे को आता है, हाँ संडे को शाम को 6 बजे आता है, जयमाला करके। तो जयमाला में क्या होता था कि जो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम ये बनाया गया और कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी बॉलीवुड का आता था और इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करता था। तो ये अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर कभी सुनेंगे तो आएगा कि प्राण जो है वो जो है उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है। प्राण तुक की तो मृत्यु बहुत पहले हो गई है, वो कैसे कर रहे हैं? तो वो जो रिकॉर्डेड है वो दिखाया जा रहा है, कभी दिखा रहा है मन्ना डे को दिखाएगा कि मन्ना डे होस्ट कर रहे हैं, मन्ना डे को कब की मृत्यु हो चुकी। तो वो सारे उसके आर्काइव में रखा हुआ है और फिर वो डेट बताएगा कि इस दिन की रिकॉर्डिंग है 1950 की, 1968 की, और वो हम दोबारा से प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसमें वो उन्होंने अपनी कहानियां बताई, अपने लाइफ की चीजें की, जो मूवीज स्टार्टिंग में बन रही थी, क्या डिफिकल्टीज होती थी। जैसे एक उनका था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, रामचरितमानस पुराना वाला जो किसका है, याद है किसी को? राम जो आता था टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे रामायण आता था ना। सर वो रामानंद सागर का था। मैं रामानंद सागर था। रामानंद सागर ने होस्ट किया था। उसपे वो पूरा का पूरा डिफाइन करे। उस टाइम पे तो एडिटिंग ऐसा थी नहीं कि इतने सारे सॉफ्टवेयर हो एडिटिंग के। तो उन्होंने बताया कि वो जो दिखाते थे उसमें देखते हैं कि अगर आपने देखा होगा तो एक तीर आता है, फिर वो तीर कट जा रहा है, फिर वो वहां पे ऐसे फव्वारे जैसे निकल रहे हैं, जैसे कि मतलब कुछ चिंगारियां निकल रही हैं ऐसे। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग को बड़ा मुश्किल होती थी, हम किस तरीके से एक एक क्लिप कट करते थे, और तो पूरे स्ट्रगल वो बता रहे हैं। अब ये चीजें क्या आ रही है, जब कोई आगे उस पर रिसर्च करना चाहता है फिल्म पे या उस टाइम के स्ट्रगल पे, या फिर जो आपके दारा सिंह थे उनसे संबंधित, उनका जो कैरेक्टर था हनुमान का उस पे, तो वो आर्काइव से चीजें ले करके और कटा है। ये आपका जो है प्राइमरी डेटा में भी आएगा, रिसर्च आप पढ़ेंगे तो इस तरीके के कंटेंट जो होते हैं अगर आप वहां से ले रहे हैं, रिकॉर्डेड वहां का है, तो प्राइमरी डेटा में आएगा, ठीक है। और उसकी पब्लिश अगर बुक आप लेते हैं, जैसे कि किसी ने उस कंटेंट को देखा उस टेलीविजन पे, रामानंद सागर की को देखा, उसके बाद उसको देखने के बाद कोई रिसर्च पेपर लिखा है, तो सेकेंडरी डेटा हो गया। और आप रामानंद सागर का ही कंटेंट देख करके बना रहे हैं तो प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो ये रिसर्च में भी है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसको प्रिजर्व करना और ये सारी चीजें, उस पर बुक निकालना, उसको रिसर्च पेपर निकालना, ये सारा इसका काम है। और ये इम्पोर्टेंस है कि ये सारी चीजें यहाँ स्टोर रहती हैं, ठीक है। रिसर्च वगैरह जो भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए यूजफुल होता है, एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका RNI, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। इसको वो शॉर्ट फॉर्म में RNI बोलते हैं, बट नाम भी इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपका, ठीक है। 1 जुलाई 1956 में हुआ था और ये फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मतलब ऑप्शन कई सारे देगा और उसके बाद देगा कि फर्स्ट प्रेस कमीशन, ऐसे भी पूछा है कि फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और एक बार ऐसे भी दिया है कि ऑप्शन में ये दिया हुआ है, दिया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब वही चीज है उसको टेस्ट करके कि फर्स्ट कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया हुआ है। और एक बारी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख करके उसके बाद से कि नीचे फर्स्ट प्रेस कमीशन, सेकंड प्रेस कमीशन, थर्ड प्रेस कमीशन, ऐसे करके ऑप्शन दे करके कि कौन जो है ये किस प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ऑर्गेनाइजेशन RNI बना था। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। डेट का मुझे नहीं याद कि पूछा गया हो सकता है 1-2 बार पूछा गया हो, लेकिन ये चीज पूछी गई है कि फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया है, ठीक है। इसका जो है मेन वर्क क्या है, जो जितने भी कंट्री में न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है, और जो है उनका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन अपना
रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर लिखा है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। तो उसका रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा रखना कि अभी के टाइम पे रीजनल कितने हैं, ठीक है, लोकल कितने हैं, नेशनल कितने हैं, ठीक है, ये सारी जो है की जानकारी रखना वहाँ पे कि कितने अभी न्यूज़पेपर वर्क करंट में इंडिया में है। उसके बाद से कोई नया अगर न्यूज़पेपर स्टार्ट हो रहा है पब्लिश होना, उसका जो है उसका वेरिफिकेशन देना, उसको परमिशन देना, ठीक है, उसका टाइटल भी अगर वैसे कोई न्यूज़पेपर निकालना है तो वो उसका नाम दिया जाता है कि ये न्यूज़पेपर का नाम होगा, पूरे बेसिक डिटेल एक ड्राफ्ट दिया जाता है कि ऐसे ऐसे वो एप्लीकेशन की वहां से परमिशन मिलेगी तभी आप अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका वेरिफिकेशन वो देते हैं, उसका जो है परमिशन देते हैं। उसके बाद जो न्यूज़पेपर है उसके सर्कुलेशन का भी रिकॉर्ड रखता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन सा न्यूज़पेपर किस एरिया में हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज का है, तो सर्कुलेशन का भी रिकॉर्ड रखता है ये। और जो जो प्रेस है उसके उसमें वो कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये भी चीज देखना इसका काम है, ठीक है। जो है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी अगर नया न्यूज़पेपर स्टार्ट होना है तो सबसे पहले उसको RNI के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि बिना पूरे ड्राफ्ट के साथ कि कैसा न्यूज़पेपर होगा, कहाँ से निकलेगा, वहां का उसका एडिटर कौन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल के साथ किस तरीके की खबरें वो देगा, ठीक है, कौन कौन सा एरिया कवर करेगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ में वहां पे RNI में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके बाद है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, ठीक है, NFAI 1956 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। इसमें इसका मेन काम क्या है कि जो जितनी भी भारतीय फिल्में हैं, ठीक है, उनका भंडारा संग्रहण करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो पहले यहाँ पे क्या रहा है ना, इंडिया के कल्चर में चीजों को स्टोर करना उतना नहीं रहा था, ठीक है। बहुत सारे हमारे ग्रंथ इसीलिए गायब हो गए, मिलते नहीं है क्योंकि लोग उसको एक तो बहुत पहले तो श्रुति की परंपरा थी तो इसलिए नहीं रखा, बाद में भी लोग जो है उतनी चीजों को बहुत रिस्पेक्टफुल, तो बहुत सारी जो पहले की मूवीज हैं वो मिलती नहीं है, छोटे मोटे क्लिप कहीं से मिल जाएंगे, पूरी की पूरी नहीं मिलती। इवन बहुत बाद की जो सत्यजीत रे की जो है डायरेक्ट की हुई बहुत सारी मूवीज नहीं मिलती हैं। तो क्या करना है कि यहाँ इसका काम क्या है कि उसको रखना कि हमें मिल जाए। अभी हिस्ट्री में बहुत सारे पता नहीं उसके पहले भी कोई हो सकता है कि मूवी बनी हो, लेकिन वो है ही नहीं। लुमिनस बदर ने पहली मूवी जो है बनाई थी, उसका कोई नाम ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम राजा हरिश्चंद्र को मानते क्योंकि वो अवेलेबल भी है और वो इंडियन के द्वारा किया गया था। तो बहुत सारे जो डेटा थे वो हमारे हो गए, वो मिलते नहीं है। इसलिए फिर डिसाइड किया गया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1964 में कि जितनी बचे हुए हमारे पास कंटेंट है और आगे जो होंगे वो स्टोर है। तो इसका मेन काम क्या है कि जितनी भी मूवीज है जो अवेलेबल थी और जो बन रही है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, पूरा का पूरा डेटा रखना वहां से कि आगे भविष्य में अगर आवश्यकता हो तो उसका उपयोग किया जा सके। फिर जो इमेज होती है, जो बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल इमेज हो सकती है या फिर ऐसे ऐसे पुरानी मूवीज कहीं ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज हैं, किसी की शादी की आ गई, जैसे कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी की बहुत कभी कभी क्लिप आती है, अमिताभ बच्चन की शादी की क्लिप्स आती हैं। तो इस तरीके की जो फोटोग्राफ्स हैं या रेयर फोटोग्राफ्स उनकी मैरिज की या कोई मूवी की प्रीमियर की, इसमें बहुत पुराने जो है कलाकार जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनकी क्लिप्स है। तो इस तरीके की चीजें को वीडियो क्लिप हुआ, फोटोज हुआ, पोस्टर हुआ, इसका भी संग्रह करना इसको इसका काम है। उसके बाद से जो फिल्म पे रिसर्च हो रही है, ठीक है, और ये डेटा रखा इसलिए जाता है कि आगे भविष्य में रिसर्च हो सके कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं सोसाइटी में भी और फिल्मों में भी। तो जो आगे रिसर्च हो सके उसमें हेल्प हो, इसलिए भी इसको रखना होता है। उसके बाद से जो रेस्टोरेशन है, ठीक है, फिल्मों का, वो भी इसका जो है काम है, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। इसके बाद है आपका कुछ अदर एजेंसी के बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, ठीक है,
1979 में ये एस्टेब्लिश करी गई थी। ये एक जो है क्वाजी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है, जिसको जो है 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये किस तरीके की बॉडी है? स्ट्रेचरी, क्वाजी जुडिशियल और ऑटोनोमस बॉडी है। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, कि जो न्यूज़पेपर है, मतलब न्यूज़पेपर नहीं कहेंगे, इसमें कोई भी प्रेस हो, चाहे न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं। उस स्टार्टिंग में जब, क्योंकि 79 की बात है, तो उस टाइम पे टेलीविजन इतना नहीं था, दूरदर्शन केवल था, उस पे खबरें आती थी, ठीक है। तो और प्राइवेट चैनल्स को परमिशन नहीं थी, वो आ नहीं सकते थे, ठीक है। हमारे यहाँ तो उस टाइम पे जो भी प्रेस था, उसकी फ्रीडम की बात करी गई थी, ठीक है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है, उसको सुरक्षित रखना सबसे मेन काम है इसका। और जो जर्नलिज्म से रिलेटेड जो उसके नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, चाहे वो एक जर्नलिस्ट के लिए हो, चाहे वो एडिटर के लिए हो, चाहे वो प्रेस के लिए हो, ठीक है, उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। ठीक है, ये जो पहले 1966 में इसको जो है सेटअप किया गया था अंडर द इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट। फिर 1965 में इसको रिकमेंडेशन पे द फर्स्ट प्रेस कमीशन विद द आइडेंटिकल प्रिंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पहला जो गठन हुआ था वो 1966 में हुआ था, प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 पे। और उसके बाद से 75 में आपका जो है इमरजेंसी लग गई, ठीक है। तो इमरजेंसी के बाद से इसको जो है डिक्लाइन कर दिया, मतलब बंद कर दिया एक तरह से कह सकते, उस पर काम नहीं हो रहा था। तो उसका दोबारा से 79 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और दोबारा से गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, उसको री एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इम्पोर्टेंस क्या क्या है? इसको जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बेसिकली कहते हैं, जैसे मीडिया को बोलते हैं ना कि सोसाइटी का वॉचडॉग है, ठीक है। सोसाइटी का वॉचडॉग है, मतलब पूरे समाज में क्या चीजें हो रही हैं, मीडिया उस पर नजर रखता है। सेम चीज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कहते हैं कि ये प्रेस का वॉचडॉग है, कि प्रेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, उस पे पूरी निगरानी रखता है, ठीक है। जैसे कोई जर्नलिस्ट है वो या कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी तरह की इलीगल चीजों में इन्वॉल्व है, कोई अनैतिक रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो पीसीआई जो है नोटिस जारी कर सकता है। जैसे फेक इंफॉर्मेशन होती है, क्रिएट करी जाती है, तो इस सब चीजों पे पीसीआई जो है उनको नोटिस दे सकता है, उस जर्नलिस्ट को भी या फिर उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को भी। उसके बाद है सीबीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। ये 8 दिसंबर 2017 से। मैम, हाँ जी। मैम पीसीआई पे मतलब सजा वगैरह का भी अधिकार है इसको? क्या समझ नहीं पाई क्या? सजा भी दे सकता है, जैसे किसी प्रेस को अगर वो गलत करने पर उसको कहता है तो उसके बाद उसे सजा भी दे सकता है क्या? नहीं, ये क्या है ना, क्वाजी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि ये इसके पास जुडिशरी का ऑप्शन तो है, मतलब ये कंप्लेन कर सकता है, ये जो है आपके ऊपर केस कर सकता है, बट इसके पास, क्योंकि क्वाजी जुडिशियल तो पूरा परमिशन इसके पास नहीं है, तो वो क्या करता है कि आपको जो पनिश नहीं कर सकता, और जो है आपको अपने आप से रिपोर्ट कार्ड बना के नहीं दे सकता किसी तरीके का। वो एक अथॉरिटी के पास ही जाएगा कि इन्होंने ये गलत किया है, अब आप जो है इनका जजमेंट दो। ठीक है मैम, मतलब उनके खिलाफ कंप्लेन कर देता है ना? हाँ, कंप्लेन कोर्ट में। ठीक है। उनको नोटिस जारी कर सकता है, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, खुद से उनके पे एक्शन नहीं ले सकता। उसके बाद है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, सीबीसी, ठीक है। जो है इसका इसकी जो इसके जो उद्देश्य है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनका जो उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका प्रचार करना, मतलब वो तो 360 डिग्री कम्युनिकेशन, ठीक है। जो जो भी तरीके की इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं, ठीक है, वो सारी कम्युनिकेशन ये करता है, जो है
ये आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, इसके कई जैसे डीएवीपी है, ठीक है। डीएवीपी आपका आता है डायरेक्टर ऑफ फिल्म पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट के लिए आता है। टीएफपी, ठीक है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, ये सारे इसमें आते हैं। चाहे वो सॉन्ग पे बात करें, जो है एडवर्टीजमेंट की बात करें, जैसे गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट आ रहा है या फिर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज को हाईलाइट करने के लिए सॉन्ग का भी यूज किया जाता है, तो वो चाहे वो म्यूजिक का यूज कर रहे हैं या किसी एडवर्टीजमेंट का, कॉमेडी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। मतलब 360 डिग्री का मतलब कि सारी चीजें जिस तरीके का है, चाहे वो एक शॉर्ट ड्रामा बना दे, शॉर्ट स्टोरी बना करके दिखाई जा रही है, पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए म्यूजिक के थ्रू दिखाया जा रहा है, ड्रामा के थ्रू, जो भी तरीके का हो रहा है वो सारा इसके अंदर आएगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों क्या है, ठीक है। इसमें रेडियो के थ्रू भी दिखाई जाती है, रेडियो पे भी ड्रामास आते हैं, म्यूजिक भी आती है, सारी चीजें, टीवी भी होती है, सोशल मीडिया का भी यूज किया जा रहा है, आउटडोर एडवर्टीजमेंट भी इसके अंतर्गत में आते हैं, और ग्राउंड एक्टिविटीज, ठीक है, उनको भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। इन सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड बना करके और वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो मेनली इसका काम क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रचार प्रसार है अपनी पॉलिसीज के, तो उसका एक बहुत बड़ा जो है ये मॉडर्न मीडिया एक एसेट है, या वो कोई तंत्र है जिससे कि वो उपयोग करके अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो पॉलिसीज वो बनाने वाले हैं या जो उनके एजेंडाज हैं, उस पे वो बात करते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है, आईएनएस, जो न्यूज़पेपर जो है उनके ओनर हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है ये, ठीक है। उसमें एडवर्टीजमेंट, पॉलिसी मेकिंग, और जो है कह सकते हैं वो जो प्रेस की फ्रीडम की बात करी जाती है, क्योंकि जितने भी जर्नलिस्ट हैं या मीडिया हाउस हैं वो प्रेस की फ्रीडम की बात करेंगे, गवर्नमेंट प्रेस को कंट्रोल रखने की बात करती है। तो जो, क्योंकि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का संगठन है, मीडिया हाउस को ओन करने वालों लोगों का संगठन है, तो ये जो है विज्ञापन के और उनकी जो पॉलिसीज हैं उस पे बात करते हैं और प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं। उसके बाद है आईएफ जे, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उनके बेनिफिट की, उनके हितों, उनके जो राइट्स हैं उनकी रक्षा की बात की है, कि उनके जो है हित की, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो, इसके लिए पूरा संगठन है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो विज्ञापन एजेंसीज हैं, इतनी की सारी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, उनके जो है उनका संगठन है ये, ठीक है। और जो है जो पूरी की पूरी एजेंसीज होती हैं, उनका उनका वर्किंग कैसे होना है, उनकी पॉलिसीज क्या होनी, ये उनसे रिलेटेड काम उनसे देखते हैं। उसके बाद है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, ठीक है, जो विज्ञापन कराने वाले लोग हैं, ठीक है। जैसे एक एजेंसी है जो विज्ञापन बना रही है, एक बनाती है, एक उसको जो है प्रेजेंट करती है, टेलीविजन प्रेजेंट कर रहा है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी लेती है कॉन्ट्रैक्ट, वो एडवर्टीजमेंट बनाती हैं, ठीक है। और फिर एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनसे कॉन्टेक्ट करते हैं लोग कि हमें ये बनवाना है, ठीक है। तो उनका एक हो गया कि जो लोग बनवा रहे हैं, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट कराने वाले संगठन हैं, उनके हितों का संगठन है, कि जैसे जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या बड़े बिजनेसमैन है, या मीडिया नहीं, कोई और जो है सेक्टर है, तो जो कि जिनको एडवर्टाइजमेंट कराना होता है, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनका नाम है काफ़ी और उनको एडवर्टाइजमेंट कराना है। तो उनके कि ऐसा ना हो कि उनका मिसयूज किया जा सके, उससे ज्यादा चार्ज किया तो नहीं जा रहा, पूरा पॉलिसी होनी चाहिए कि इतने मिनट की अगर वीडियो है या इतना मिनट इतना पेज हमें मिल रहा है, ठीक है। और अब जैसे सोशल मीडिया वगैरह आ गया, तो अब टाइम सेल होता है, न्यूज़पेपर में क्या सेल होता है, स्पेस सेल होता है, टेलीविजन में क्या होता था, सर, टाइम सेल होता था कि इतने सेकंड का, इतने सेकंड का। अब सेम चीज उसमें हो गई है, ठीक है। तो डिजिटल में भी वही टाइम सेल होता है, तो उसपे कि इतने टाइम का हम
क्या ले रहे हैं, फिर मॉर्निंग का टाइम अलग होता है चार्ज, इवनिंग का चार्ज अलग है, ठीक है। फिर अगर कोई बड़ा इवेंट चल रहा है जैसे क्रिकेट वगैरह होता है तो वो एक नेशनल फेस्ट की तरह है इंडिया में, उस ड्यूरेशन में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उनका चार्ज अलग है। तो ये सारी चीजें डिसाइडेड है। अब कोई उसमें अलग से एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा, या फिर जो ये चार्ज है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया। तो इनके जो एडवर्टीजमेंट कराने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए ये आपका बना है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एपीआई, जो जो है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी, ये इंडिपेंडेंस से पहले की न्यूज एजेंसी है, स्वतंत्रता मिलने से पहले की एजेंसी है, जो कि बाद में इसी को मतलब पीटीआई में जुड़ गई और बाद में पीटीआई भी चल रही है। पहले वो केवल जो है ये थी, इसके बारे में हमने बात करी थी पहले वैसे तो। और उसके बाद है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1997 में जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी। और जो है जो जितने भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं, डीटीएच वगैरह है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग चीजें हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के मीडियम हैं जिनमें की टेलीकॉम का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उनकी जो है पॉलिसीज बनाना, उन पे रेगुलेशन रखना, उनके चीजों के बारे में ध्यान रखना कैसे चल रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा उनको रेगुलेट करना, ये आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्राई का काम है। उसके बाद है एफएफआई, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय फिल्म उद्योग है उसकी ये एपेक्स बॉडी है, जो कि मतलब जैसे क्या होता है कि इंडिया में कोई बहुत सारी मूवीज बनी, अब जो इंडिया का नेशनल अवार्ड है वो तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। मतलब जैसे देखेंगे ना कि कहीं कोई यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो कोई परफॉर्म कैसे भी करे, लेकिन वो प्राइज जो है जिनको उनका मन हुआ उनको उन्होंने उनको दे दिया। सेम चीज होता है उसमें भी है। कई बार इस पे बात उठी हुई है कि स्पेसिफिक लोग को डिसाइड कर देते हैं, उनको वो प्राइज दे देते हैं। लेकिन जब ऑस्कर वगैरह की बात आती है तो वहां पे ऐसे नहीं दिया जा सकता, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिसाइड होता है कि कौन कौन सी सेलेक्ट होती है, कौन कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए जाएगी, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अवार्ड मिलने वाला है। तो इतनी सारी मूवी इस साल अगर रिलीज हुई है तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी मूवी है और वो किस कैटेगरी, मतलब कि कौन सी मूवी जाएंगे, फिर वो किस किस कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो वो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये करता है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके पास ये अथॉरिटी होती है कि ये डिसाइड करती है कौन सी मूवी किस मतलब ऑस्कर वगैरह में कौन सी मूवी किस कैटेगरी में जानी है। इसके बाद है एटीएन, एशियन टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का नेटवर्क है ये, ठीक है। जो एनआरआई ऑडियंस है, इंडिया से बाहर के लोग हैं, उनको इंडिया से जुड़ी खबरें पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, इसलिए इसको एशियन टेलीविजन नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद से ईएसपीएन, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के चैनल हैं उनका नेटवर्क है, भारत में स्टार स्पोर्ट्स है उसके साथ में ये कोलैबोरेशन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद है साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, 1974-76 में हुआ था। नासा और इसरो ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, और जो जो है आपका उपग्रह, ठीक है, उसको जो है यूज करके जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उनको वहां पे जो है इसको जो एकेडमिक है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो दिखाया गया था, ठीक है। तो साइट के बारे में भी कई बारी पूछा गया है। तो ये 90 बेसिकली साइट के बारे में एक बार उसका फुल फॉर्म पूछा था और एक बार ही मुझे याद है ईयर पूछा था, 1975, ठीक है, 75-76 दोनों में से कोई भी आता है आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो एक साल चला था पूरा कंप्लीट, तो दोनों ही ईयर के बीच में ही था, तो 75-76 दोनों रखना है याद। दूसरा सैटेलाइट
इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है। और ये क्या था, नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से ये हुआ था। रूरल एरियाज में, जो पिछड़े एरियाज हैं कंट्री के, वहां पे एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाया गया, ठीक है। इतना बस इसमें याद रखना है। मुझे लग रहा है खत्म हुआ, ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद है आपका रेडियो के बारे में हम पढ़ते थोड़ा सा। रेडियो क्या है, ठीक है। रेडियो, द मेथड ऑफ सेंडिंग साउंड्स वेव विदाउट द यूज ऑफ केबल was created by Italian Guglielmo मार्कोनी, ठीक है। का नाम मैं बोल नहीं पा रही, ठीक है। गुलियमो, ठीक है, मार्कोनी। और जो है इनको जो है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसके फादर माने जाते हैं ये, ठीक है। फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। 1901 में जो जो यूरोप है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, वहां के बीच में जो फर्स्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, इन्होंने करा था। मतलब इन्हीं के डेवलपमेंट की बात है, वहां पे नॉर्थ अमेरिका में जो है हुआ था, एस्टेब्लिश इन्होंने किया था, तो फर्स्ट कम्युनिकेशन वहां पे हुआ था। बाद में वैक्यूम ट्यूब डेवलप हुआ 1906 में, ठीक है। वो ली फॉरेस्ट एंड जॉन फ्लेमिंग ने मिलकर के उसको जो किया था, जिससे कि क्या होता है कि जो आवाज में क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जो वॉइस ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ, वो कब से हुआ, 1906 में, ठीक है। ली डी फॉरेस्ट और जॉन फ्लेमिंग ने जब वैक्यूम ट्यूब जो है डेवलप किया, उसके बाद से आवाज क्लियर हुई, और मतलब क्लियर आवाज का ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल हो पाया। और उसके बाद यूएसए में जो है फर्स्ट इसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। उसके बाद अगर हम इंडिया रेडियो की बात देखें, तो इंडिया में जो है 1923 में जो है रेडियो आया था, ठीक है। इंडिया का पहला प्रसारण जो हुआ था वो 1923 में हुआ था। उसके बाद जो है कलकत्ता रेडियो क्लब हुआ था, फिर मद्रास रेडियो क्लब हुआ था, ठीक है। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी, बॉम्बे रेडियो क्लब बना। उसके बाद से जो है, मतलब सबसे पहले 1923 में इंडिया का पहला प्रसारण बॉम्बे रेडियो क्लब, उसके बाद से कलकत्ता और मद्रास रेडियो क्लब बने, ठीक है। इसकी पूरी हिस्ट्री है कि पहले किंग उनके पास होता था, और फिर उन्होंने अपना खुद का रेडियो वहां से स्टार्ट करा, तो उतना जानना नहीं है। बस ये याद रखिए कि 23 में पहला बॉम्बे रेडियो क्लब, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता मद्रास रेडियो क्लब, फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी 1923 में जो है एस्टेब्लिश हुई। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। 1930 में जो है 23 में स्टार्ट हुई, और 30 में आके ये बंद हो गई थी। फिर जो है उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको जो है टेक ओवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद है जो है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आईएसबीएस 1930 में स्टार्ट हुआ। जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, उसके बाद से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है वो शुरू हुआ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर, एंड लेटर इज वाज मूव टू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पहले वो लेबर जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर के अंतर्गत शुरू हुआ, बाद में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बना दिया गया। वो तब तक के लिए रहा जब तक प्रसार भारती कॉर्पोरेशन जो है 1997 में आ नहीं गया। तो पहले स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने टेक ओवर करने के टाइम पे क्या नाम रखा था, किस मिनिस्ट्री के अंदर रखा था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर के अंतर्गत रखा था। और बाद में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को जो है ये दे दिया गया। उसके बाद से 8 जून 1936 को इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, ठीक है। और 1956 में इसका नाम फिर से चेंज करके आकाशवाणी जो है रखा गया। फिर 1957 में विविध भारती स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, अक्टूबर जो है 1957 से। और जो कि मतलब विविध भारती जब स्टार्ट हुआ, तब से सॉन्ग आने और जितना एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम है वो फिर से स्टार्ट हो गए, ठीक है। और 1997 से प्रसार भारती जो है एस्टेब्लिश किया गया, प्रसार भारती का गठन किया गया, जो कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को
एक स्वायत्त संगठन बनाया गया। पहले जब आपका ये बना 1997 में, प्रसार भारती से पहले इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत दोनों में एक ही में आते थे। रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ही के अंतर्गत इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ही दोनों को ऑपरेट करती थी, दोनों ही का जो है पूरी वर्किंग डिसाइड करती थी। लेकिन जब फिर ये प्रसार भारती बना तो ये इनके अंतर्गत आ गया और इसने जो है दोनों को अलग-अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया कि हाँ, मतलब आती दोनों जो है प्रसार भारती के अंडर में है, ठीक है, मिनिस्ट्री वही है, लेकिन फिर भी अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन और सेपरेट जो है इनके रूल्स बना दिए गए, सेपरेट जो है अथॉरिटी इनको दी गई 1997 के बाद से। इसके बाद है बीबीसी, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, 1922, ठीक है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, बीबीसी का आया हुआ था कि जो है जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ ना, जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया ये, तो इंडिया में क्यों नहीं ऐसा कोई प्रोटेस्ट करते हैं, या जेनजी केवल मतलब जैसे मजाक ही बनता है जेनजी जेनजी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ ऐसे क्यों नहीं किया। तो उसमें पूरा उन्होंने रिसर्च में ऐसे लिखा हुआ था कि क्या होता है कि इंडिया में बहुत लेवल पे लोग डिवाइडेड हैं, कास्ट, जेंडर, कल्चर, ठीक है। तो उसमें फिर उनको डर रहता है, वो जो है डर से नहीं करते कि उनको फिर एकदम अलग से ना कर दिया जाए, सोसाइटी से अलग कर दिया जाए कि इतने लेवल पे कहाँ से वो फाइट कर पाएंगे। तो इसलिए वो जो है डर से किसी भी तरीके की चीजें, कोई नई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन 1922 में एस्टेब्लिश हुआ, विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक जो है सेवा प्रसारण है, सर्विस ब्रॉडकास्टर है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जो है लंदन, इंग्लैंड में है, ठीक है, वहां से संचालित होता है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस विश्व का सबसे जो है प्रभावशाली एक तरह से मीडिया संस्थान है। कहीं भी कोई चीज हो रही है, बीबीसी वहां पे जाकर के पावरफुल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन की अगर हम बात करते हैं, जॉन बर्ड्स रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेलीविजन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, वहीं के थे बीबीसी के, ठीक है। ओल्डेस्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्टर, फर्स्ट टेलीविजन सर्विस जो कब स्टार्ट हुई 1936 में, ठीक है। फादर ऑफ टेलीविजन कौन? जॉन लॉजी बर्ड, ठीक है। 1936 बीबीसी जो है ने फर्स्ट जो है वर्ल्ड की ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी। फिर उसके बाद अगर हम टेलीविजन की इंडिया में हम बात करते हैं, 1939 से इंडिया में टेलीविजन सॉरी 1959 से इंडिया में टेलीविजन के जो है वो स्टार्ट हुआ था। और जो एग्जैक्ट डेट है वो है 15 सितंबर 1959, ठीक है। केवल 1 घंटे का एजुकेशनल प्रोग्राम आता था, ठीक है। और जो है दूरदर्शन के नाम से उस टाइम पे उसका नाम दूरदर्शन था। 1 घंटे का प्रोग्राम आता था, 1956 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 1965 आते आते डेली न्यूज बुलेटिन स्टार्ट हुआ कि हाँ, मतलब अब न्यूज टेलीविजन पे देना जो स्टार्ट किया गया वो 1965 से की गई। उसके बाद से हमने बात करी अभी थोड़ी देर पहले ही साइट प्रोजेक्ट की, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन इक्विपमेंट 1975-76, ठीक है। इसरो और नासा का कोलैबोरेटिव जो है ये एक्सपेरिमेंट था। उद्देश्य था कि जो रूरल एरियाज है, जो पिछड़े एरियाज है, वहां के लोगों को अवेयर करना, शिक्षा के बारे में बताना, ठीक है, शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसके लिए क्या ATS-6 जो है का यूज किया गया था, ठीक है। बेसिकली जैसे क्या होता है ना कि क्या देखो, हाँ, सैटेलाइट, अमेरिकन सैटेलाइट थी, ATS-6 का यूज किया गया था इसको पूरे प्रोग्राम में इंडिया के जो विलेजर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए। उस टाइम पे जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, इसी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बीच में हुआ था, और उस टाइम पे लोग इतने अवेयर नहीं थे, जैसे कि जैसे महिलाओं की अगर बात करें तो किन, जैसे इलेक्शन में बहुत सारा डाटा कम मिला, लोगों से पूछा गया आपका नाम क्या है, तो जो ठीक है, ऐसे उन्होंने इलेक्शन में अपना नाम बताया है और वोटिंग करी है। तो
उस टाइम पे फिर ये जो समझ में आया कि नहीं, अभी जो है ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की, शिक्षा की ज़रूरत है, बेसिक एजुकेशन तो सब तक पहुँचना ही चाहिए। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट फिर बनाया गया था कि जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं, उनके पास बेसिक जानकारी हो अपने बारे में, कि वो एटलीस्ट अपना नाम तो बता पाएँ, कि सबको नाम है और सबका नाम रखा जाए। नहीं तो जैसे कि अगर बुधवार को लड़की का जन्म हुआ तो बुधिया नाम रख दिया, मंगलवार को हुआ तो ऐसा कुछ नाम रख दिया, ठीक है? ऐसे कुछ भी रख दे रहे थे और वही चीज़ें चल रही थी, ठीक है? इसके बाद 1976 का टाइम आता है, उस टाइम पे दूरदर्शन को जो है एआईआर से अलग कर दिया। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पहले एक ही थे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन था जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करता था। 76 में क्या किया, दूरदर्शन और एआईआर को अलग कर दिया गया। मिनिस्ट्री एक ही थी, लेकिन ये अलग-अलग डिपार्टमेंट अपने हो गए। फिर 1982 का टाइम आ रहा है, जो नाइन्थ जो है एशियन गेम्स था, ठीक है? दिल्ली में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था भारत में। पहली बार जो नेशनल लेवल पे टेलीविजन का जो कवरेज हुआ था, वो एशियन गेम्स में हुआ था। और 1982 में अगर एक चीज आप सेपरेटली याद कर सके, तो कलर टेलीविजन भी 1982 से ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जब एशियन गेम स्टार्ट हुए। तो तीनों चीजों को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि एशियन गेम हुआ 1982 में, ठीक है? और कलर टेलीविजन आया, और पहली बार राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे टेलीविजन का कवरेज हुआ, ठीक है? और उस टाइम पे इनसेट जो है 1A जो सैटेलाइट था, उसका यूज किया गया था ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है? देखो, फर्स्ट ट्रांसमिशन वाज इन कलर, ठीक है? उसके बाद से टाइम आपका आता है 2000 का, ज्ञान दर्शन चैनल, ठीक है? ज्ञान दर्शन में क्या था, एमएचआरडी, ठीक है? एमएचआरडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और प्रसार भारती और इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इन तीनों ने मिलकर जो है ये जो है ज्ञान दर्शन स्टार्ट करा था, ठीक है? इसमें जो है ये पूरा का पूरा जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, उसके लिए वो एक तरीके से जो है ये समर्पित एक तरह से समझ लीजिए कि चैनल था। जैसे अभी है ना कई सारे आते हैं एजुकेशनल चैनल है, मुझे याद भी नहीं आ रहा, ठीक है? तो जो है उस तरीके से पूरे के पूरे एजुकेशनल था, और ये तीनों मिलकर के इन्हें जो है एमएचआरडी, प्रसार भारती और इग्नू ने मिलकर के काम किया और एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए कराया गया था। इसके बाद से टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, किस टेलीविजन प्रोग्राम को कितने लोगों ने देखा, इसका जो रिकॉर्ड होता है उसको जो है टीआरपी बोलते हैं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट मतलब कि किस टेलीविजन को कितनी देर तक लोग देख रहे हैं, और इसकी रिकॉर्ड होती है। सेटअप बॉक्स लगता है, उसमें रिकॉर्ड होता है पूरा। उसके बाद है पीपल मीटर, a device that kept track of what is watching and when on TV, ठीक है? हर टीवी पे लगाया जाने वाला एक तरह का ये डिवाइस है, जो कि बताता है कि कौन सा प्रोग्राम, ठीक है, कब और कितना देखा गया। जैसे हमने पढ़ा ना बार्क के बारे में, कि बार्क जो है वो रिकॉर्ड रखता है कि हाईएस्ट जो है टीआरपी वाला चैनल कौन सा है। अभी जो है उसका आते हैं जो टीवी सीरियल्स हैं, उनका आता है। और 1900 कह रहे हैं 2000 2021 में जो फ्रॉड हुआ था, मुझे रिपब्लिक टीवी आई गेस, ये वाला अर्णव गोस्वामी वाला, उन्हीं का जो व्हाट्सएप चैट वगैरह कुछ वायरल हुई थी, उसके बाद से रिपब्लिक में ही है मैम, रिपब्लिक चैनल में। हाँ हाँ, अर्णव गोस्वामी का गोस्वामी, तो वो हाईएस्ट टीआरपी दिखाने के चक्कर में उसने कुछ पैसे वैसे दिए थे, और वो व्हाट्सएप चैट जो है वो वायरल हो गई। तो तब से न्यूज चैनल की रेटिंग बार दिखाना बंद कर दिया, उसके वजह से उस पे रोक लग गया। तो 2021 के बाद से वो कोई रेटिंग नहीं कर। मैंने पूरा का पूरा अपनी पीएचडी इसी पे की है, न्यूज चैनल, इलेक्शन न्यूज चैनल पे किया है कि इलेक्शन में टेलीविजन का रोल क्या है।
तो मुझे उस टाइम पे ज़रूरत थी, लेकिन मुझे कोई रिकॉर्ड इनका मिल नहीं रहा था, तो पुराना लेकर के और फिर मुझे अपने लेवल पे बनाना पड़ा, क्योंकि वो उन्होंने कांड कर दिया और फिर वो रिपोर्ट आनी ही बंद हो गई। ठीक है। इसके बाद है आपका बार्क ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। 2012 से ये जो है स्टार्ट है, और जो भारत में टीआरपी जो है, अभी हमने बात ही कर ली कि टीआरपी की जो है ऑथराइज एजेंसी है ये, कि कौन सा टेलीविजन, कौन सा प्रोग्राम कितनी देर तक देखा जा रहा है, उस बात की सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, जैसे आज तक लिखते हैं ना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल ये हो, तो वो चीजें है सबसे तेज अब लिखते हैं, अब नहीं लिखे जा रहे, दिखा रहे कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, क्योंकि अब वो रिपोर्ट नहीं वाली, वो दिखा नहीं रही। तो रेगुलर बेसिस पे अभी मैं आज अगर आप सर्च करें बार, तो आज का टीवी कौन सा टीवी चैनल सब टॉप पे है इंडिया में, और उसका कौन सा सीरियल है वो दिखाएगा। ठीक है। मैम हाँ, मैम एक बार ये टीआरपी और पीपल मैटर इन दोनों में डिफरेंस बताना। ठीक है। हाँ, टीआरपी होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, कि कौन सा टेलीविजन है वो कितनी बार देखा जा रहा है। और पीपल मीटर क्या आता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि बताता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी बार देखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो पीपल मीटर है वो लगाया गया किसी सेटअप बॉक्स में, ठीक है, और उसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि ये उसमें जो टीवी चीजें देखी जा रही है, जो प्रोग्राम देखा जा रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको बोलेंगे टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। जो डिवाइस रिकॉर्ड कर रही है वो होगी आपकी पीपल मीटर। समझे? ये रिकॉर्डिंग हुई, जैसे डेटा है, हमने अगर सर्वे करा, ठीक है, तो सर्वे जो हम कर रहे हैं, तो हम सर्वे जैसे गूगल फॉर्म से सर्वे कर रहे हैं या ऑफलाइन सर्वे कर रहे हैं, हमने क्वेश्चनर लिया, तो क्वेश्चनर हमारे पास टूल है, तो वो या डिवाइस है एक तरीके से कह लें, तो ऐसे ही पीपल मीटर डिवाइस है। फिर क्वेश्चनर के थ्रू हमने जो डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा हम अपने एक्सेल पे या स्पेसिस पे डाल के जो एनालिसिस करें, तो वो जो डेटा है उससे हमें जो पता चल रहा है कि कौन से फैक्टर है, क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो आपकी टीआरपी है। ठीक है, टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग, उसमें हम देंगे पहले कौन है, दूसरे है, नंबरिंग करेंगे। लेकिन पीपल मीटर एक डिवाइस है जो कि टीआरपी के बारे में पता करता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये हमारे टेबल्स हैं जो कि मैंने सारे के लगभग कर ही रखे हैं आसानी के लिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 1956 न्यू दिल्ली में इसका लोकेशन है। इम्पोर्टेंस क्या है, भारत सरकार की आधिकारिक जो सूचना एजेंसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनकी जो सटीक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है। पब्लिकेशन डिवीजन 1941 न्यू दिल्ली में है। जो गवर्नमेंट की पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, जो कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस की जो सामग्री है, वो सारी चीजें वो पब्लिकेशन डिवीजन पब्लिश करता है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर RNI 1956 न्यू दिल्ली, जो न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन है उनका सत्यापन है। और फर्स्ट प्रेस कमीशन, यहाँ पे पूरा मैंने नहीं लिखा, प्रेस कमीशन की सिफारिश पे स्थापित किया गया, तो आप लोग उतना तो याद ही कर लेंगे कि फर्स्ट प्रेस कमीशन। ठीक है, क्योंकि हमने उससे डिस्कस कर लिया, नोट्स में ये है। टेबल में सारी चीजें नहीं ऐड हो सकती, लेकिन फिर भी इतना जितना हो सकता है मैंने उसमें कोशिश की है कि आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन हो। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया 1964 पुणे जो है, फिल्म जो है कि संरक्षण, उसके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड, सारी चीजें, हिस्ट्री है, आर्काइव, और जो रिसर्च होनी है उनसे चीजें, ठीक है, वो है। फिर मेजर एजेंसीज, हाँ, ये NFI जो मतलब ये फिल्मों को लॉन्च से पहले वो डिसाइड करता है कि ये रिलीज होगी या नहीं। क्या क्या एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ये जो NFAI है, ये फिल्मों को जो उसकी रिलीज होने से पहले ये देखता है और बताता है कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी या नहीं। नहीं, इसी के पास है। नहीं, ये संरक्षण करता है जो रिलीज हो चुकी है, वो सेंसर बोर्ड का काम है, जो कैंची चलाने के बाद रिलीज होगी नहीं होगी, कौन सी सीन दिखाए जाएंगे नहीं दिखाए जाएंगे, वो सेंसर बोर्ड करता है।
ये जो तो चीज हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब वो इसके अंतर्गत नहीं आता सेंसर बोर्ड? हाँ, वो सेंसर बोर्ड एक अलग से बॉडी है क्या मैं? सेंसर बोर्ड जो है वो जो है उसके लिए रखा गया है कि जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट का, या एक मिनट, ये आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक मिनट, बता रहे। पढ़ा है क्या हमने? ठीक है, इसमें शायद हमने इसका नहीं पढ़ा। फिल्म फेडरेशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, उसका नहीं पढ़ा। सेंसर बोर्ड का बेसिकली काम है, इसको शॉर्ट में CBFC बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। वो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, जैसे ए सर्टिफिकेट होता है ना, देखते हैं कि ए होता है, फिर A+ होता है, ओ देते हैं, जो यू देते हैं, ठीक है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कि सबके लिए होता है, बच्चों के लिए, या मतलब कहेंगे सब कोई देख सकते हैं। और फिर UA हो जाता है, जो कि बच्चों के लिए और जो बड़ों के लिए है, ठीक है। फिर A सिर्फ एडल्ट के लिए होता है, 18+ के लिए। और जो S होता है, एक 4 सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो जो स्पेसिफिक किसी प्रोफेशनल ग्रुप के लिए होता है, ये सर्टिफिकेट देता है कि कौन सी मूवी किस कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। उसके बाद से जो है, जो पॉलिसीज है, मतलब कि कोई किसी तरीके से, जैसे कि होता है ना कि कुछ मूवीज हुई तो उसमें लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। जैसे पद्मावत आई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने, कुछ लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया था कि उन्होंने जो है राजपूत महिलाएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो बाद में उसको कलर करके कपड़ा पहना दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें कि कहीं वायलेंस ना हो जाए कंट्री में, ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए वो कुछ सीन्स को अगर हटाना है या कुछ ऐसा, तो पॉलिसीज जो है उसको ध्यान में रखना है कि मूवी ध्यान, मतलब मूवी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि नहीं, चीजों को ये ध्यान रखता है, ठीक है, कि वायलेंस ना हो, किसी तरीके की चीजें। फिर ड्रग्स वगैरह का यूज अगर हो रहा है तो वहां पे तुरंत उसके साथ में आता है कि जो है धूम्रपान जो है लिख के आता है ना, कि इंजूरियस टू हेल्थ करके पूरा लिख के आता है सेंटेंस, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, कि धूम्रपान जो है आपके शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर उससे पहले भी आपको दिखाना है, बाद में भी दिखाना है, ठीक है। तो ये जितनी चीजें बनी हुई हैं उनको वो ध्यान में रखता है, फिर वो होनी चाहिए, वो चेक करता है कि हाँ, अगर नहीं है तो फिर वो उसका रिकमेंडेशन देगा कि आप ऐड करोगे, बिना सेंसर बोर्ड से पास हुए जो है कोई फिल्म ब्रॉड वो नहीं हो सकती, आपकी रिलीज नहीं हो सकती, ठीक है। ओके। ठीक है, फिर ये तो टेबल्स है, आई गेस। अच्छा, टाइम भी हो गया है, बहुत कम चीजें बची हैं, मुझे लग रहा है एक दिन की क्लास होगी, ठीक है, इतना ही है, तो कल आई गेस हो जाएगा आपका, ठीक है। शुभ रात्रि। प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।